आज के समारोह में राजभवन में उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, राजभवन परिवार के हमारे सभी सहयोगी तथा मित्रों, इंसान के जीवन में आत्मीय संबंध मैं मानता हूं कि एकमात्र वह अदृश्य धागा या सूत्र है जो भौगोलिक सीमाओं के परे होता है। उस संबंध के पदचिन्ह दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन इंसानी चेतना में उस सूत्र के भाव सदैव गूंजते रहते हैं। वैसे ही देश के उत्तर पूर्वी राज्यों से मेरा भी व्यक्तिगत कुछ ऐसा ही नाता है। भारत के शक्तिपीठ और आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध उत्तर पूर्वी राज्यों की आस्था की डोर आप दुनिया के किसी कोने में बैठकर महसूस कर सकते हैं। ये मेरा निजी अनुभव है। मैं चंद लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा। कहे खा रही जमीन सितारों के फासले, इतनी हसीन आग है ये जल के देखिए, तनकर खड़ी हैं चोटियां ये टूट जाएंगी, बेहतर है इस हवा में आप ढल के देखिए, गलगल के बहे जा रहे हैं धूप में पहाड़, गलना भी एक जिंदगी है गल के देखिए। अगर भारत के मानचित्र को मात्र रेखाओं के रूप में न देख करके जीवंत शरीर के रूप में हम देखते हैं तो उत्तर पूर्वी राज्यों के 7 सिस्टर्स स्टेट्स, ऊपर से सबसे मेघालय, फिर आगे मणिपुर और त्रिपुरा उस शरीर की मजबूत भुजा के रूप में दिखाई पड़ते हैं। हालांकि तीनों राज्यों की भाषा, खान पान, साहित्य और संस्कृति में बहुत सी विविधता है, लेकिन उसके साथ कमाल की सांस्कृतिक एकता भी है और लोक नृत्यों में एक तरह का आंतरिक जुड़ाव भी है। यही एकता है जो भारत की असली ताकत है, भारत की असली ऊर्जा है। कई बार विदेशी शोधकर्ता, ऐसे रिसर्च स्कॉलर्स जो दुनिया के दूसरे देशों में रिसर्च कर रहे हैं, जब उन्हें ये बताया जाता है कि मेघालय का अर्थ बादलों का घर है, मेघ माने बादल और आलय माने घर, और सदियों से वहाँ के गीतों और नृत्यों में समस्त मानवता के कल्याण की समृद्धि की प्रार्थना की गई है, तो बहुत लोग अचंभित रह जाते हैं। देश के महान संगीतकार और गायक डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका का भी रहने वाले तो वो आसाम के थे, लेकिन मेघालय से उनका बड़ा विशेष लगाव था। एक गीत में उन्होंने चेरापूंजी में बारिश और कृष्ण बांसुरी की विशेष रूप से चर्चा की है। मणिपुर को प्राचीन काल में मणियों का देश भी कहा जाता था और हमारे शास्त्रों में शिव साधना का ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल भी से माना गया है। अध्यात्म में मणिपुर शब्द को शक्ति चक्र के रूप में जाना जाता है, जो अग्नि और परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। मणिपुर के मेरे प्यारे भाई और बहन इस बात से बखूबी वाकिफ हैं और आज भी अनेक पुस्तकों में इस बात का चर्चा है कि भगवान शंकर के तांडव नृत्य की शुरुआत मणिपुर से ही हुई थी और माँ पार्वती ने मणिपुर में जो नृत्य किया था उसे वहाँ की स्थानीय भाषा में लास्य कहा जाता है। कृष्ण लीला भी हमने देखी भी है। मणिपुर के नृत्यों का ये प्रमुख आधार रहा है। अनेक पुराने ग्रंथों में इस बात की भी चर्चा की गई है कि वहाँ के लोक नृत्यों की शुरुआत में मंदिरों के प्रमुख पुजारी भी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए स्वयं नृत्य में शामिल हुआ करते थे। आध्यात्म शक्ति की वही परंपरा त्रिपुरा में भी देखने को मिलती है। त्रिपुर सुंदरी देवी के नाम पर बसा हुआ त्रिपुरा, और प्राचीन शास्त्रों में इस बात की चर्चा की गई है कि यह जल स्रोतों को जोड़ने वाली धरती है, जिसने पूरे देश में प्रेम, सद्भाव, आत्मिक और वैचारिक शक्ति को मजबूत बनाने का काम किया है।
त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर के लोक नृत्यों रीति रिवाजों में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीते हुए समाज के विकास में अपना योगदान दे। लाहिया रोबा नृत्य का जो भाव है, किसी व्यक्ति के पास अगर थोड़ा भी साधन है या संसाधन उपलब्ध है तो वह अन्य लोगों की भलाई के काम में आवे, लोक शक्ति को संगठित करे, ये सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है इसका। त्रिपुरा के मानस मंगल, कीर्तन या धमेल नृत्य सांस्कृतिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक एकरूपता पर आदिकाल से बल देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में सुबह यानी भोर का जो स्वर होता है उसमें प्राचीन शास्त्रों, उपनिषदों के स्वर सुनाई पड़ते हैं। और ये सच है कि प्रकृति के जितने भी गाढ़े रंग वहाँ के सभी 7 राज्यों में, और मैं विशेष रूप से कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में भी दिखाई पड़ते हैं, वो अपने आप में अनमोल है। पिछले 1 दशक से उत्तर पूर्व के सभी राज्य राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर ने आर्थिक तरक्की के नए कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज आत्मनिर्भर भारत का पावर हाउस मैं समझता हूं कि उत्तर पूर्व के राज्य बनने जा रहे हैं। पिछले 9-10 वर्षों में उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 नए एयरपोर्ट बन सके हैं। अगर हम तुलना करते हैं, 47 में हम आज़ाद हुए थे और 2014 तक, तो 70 वर्ष में 9 एयरपोर्ट और 9 साल में 7 एयरपोर्ट। ऐसे ही अगर मैं रेल कनेक्टिविटी को देखता हूँ तो आज उत्तर पूर्व के एक को छोड़कर के सभी राज्यों की राजधानियाँ रेल कनेक्टिविटी से जोड़ दी गई हैं। इससे सभी उत्तर पूर्वी राज्य देश के अन्य हिस्सों के करीब आए हैं, पर्यटन बढ़ा है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से देश के अन्य भागों से सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर की ही तरह उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि का भी सशक्तिकरण हुआ है और वहाँ के किसान भाई भी आत्मनिर्भर बनने लगे हैं। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के लिए उत्तर पूर्वी राज्य ऑर्गेनिक खेती के मॉडल सेंटर के रूप में उभर रहे हैं। अत्यंत ही व्यवहारिक और वैज्ञानिक तरीके से आज 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन को ऑर्गेनिक खेती के अनुरूप वहाँ बनाया गया है और देश के अन्य हिस्सों से कृषि वैज्ञानिक भी अपने अनुभवों से उनको सिखा रहे हैं और उनके अनुभवों से सीख करके ऑर्गेनिक खेती देश के बाकी हिस्सों में कैसे हो इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। त्रिपुरा की एक कहावत है, आशादा ताई फाइलेंची, आशा का कोई अंत नहीं होता है। मुझे विश्वास है कि आने वाले भविष्य में नई आशा एवं संकल्प के साथ त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर के सभी नागरिक अपनी पूरी क्षमता से राष्ट्र की एकता, अखंडता और पुनर्निर्माण के लिए कार्य करते रहेंगे। और मुझे लगता है कि जो स्वप्न आज देश देख रहा है कि 2047 तक विकसित भारत हम सबको मिलकर बनाना है, उसमें इन राज्यों का भी योगदान बढ़ चढ़ करके होगा। मैं फिर से एक बार यहाँ के निवासियों को हृदय से बधाई देता हूँ उनके स्थापना दिवस की और गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामना आपको देते हुए अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। CRPF, BSF, जम्मू यूनिवर्सिटी, IIT जम्मू, IIM जम्मू, स्कास्ट जम्मू और SMVDU कटरा से जो लोग भी आए हैं उनका एक बार फिर से मैं राजभवन में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।